गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 29 में और बात करेंगे हम 29 में के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। और सबसे पहले जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम अपने डेली के मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास। प्रत्येक अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिसमें आपके चेहरे पर डर का आना बंद हो जाता है। यानी आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आता जाएगा और आपके चेहरे पर जो डर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगेंगे और किसी भी परेशानी को फेस करने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। तो इसी विचारधाराओं के साथ में अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में स्टार्ट करूंगी मैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, जो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं आज, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस या फिर इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 29 मई को मनाया जाता है। और इसके पीछे की कहानी हम सबको अच्छे से पता है, क्योंकि जितनी बार भी माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, ये कहानी मेरे द्वारा आपको बताई जाती है। कहानी ये है कि 29 मई को ही 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के नेपाली मूल के नागरिक थे, जिनका नाम था तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, उनके द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी गई थी। तो उन्हीं को याद करते हुए इस दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2008 में जब जब सर एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद से नेपाल ने ये डिसीजन लिया था कि हर साल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। जिससे कि नेपाल में जो पर्यटन स्थल है उसके प्रति लोग आकर्षित हों, टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोग आकर नेपाल का विजिट करें। ओके। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 29 मई। ओके। देखो, माउंट एवरेस्ट की के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है, वहां पर हिमालय पर्वत की श्रेणी में माउंट एवरेस्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर है, जैसा कि हम सबको पता है। साथ में आपको मैं बता दूं कि भारत के लिए जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसको कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की जो दूसरी चोटी है K2, यानी गार्डविन आस्टीन भी जिसको बोला जाता है, वो है पीओके में। ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी समुद्र तल से, तो उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया था, जो भारत में पूर्व महासर्वेक्षक के रूप में काम कर रहे थे। यानी जब ब्रिटिश शासन था उस जमाने में जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम पर ही इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। क्लियर? नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है। भारत में इसको प्राचीन काल का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर देवगिरी नाम से इसको हम जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पर, चीन में भी इसका अलग नाम है, तिब्बत में भी इसको हम अलग नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सुदर्शन शक्ति अभ्यास के बारे में, यानी सुदर्शन शक्ति जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए। ये कहाँ पर कंडक्ट कराया गया है, तो कंडक्ट कराया गया है भारत के पश्चिमी हिस्से में, राजस्थान और पंजाब की जो पश्चिमी सीमाएं हैं वहां पर इसको कंडक्ट कराया गया है। इसका विजन क्या है? विजन ये है कि किस तरीके से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए हमारी सेना एक्सरसाइज कर पाए और जो भी परेशानियां हैं उससे निपट पाए। तो बिल्कुल आधुनिक तरीके से लैस टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए इस अभ्यास को कंडक्ट कराया गया है राजस्थान और पंजाब के जो वेस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पर। क्लियर? जिसमें मेन मोटिव था नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए युद्ध की अगर स्थितियां हो जाती हैं तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। ठीक है। द सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023 along the western borders in Rajasthan and Punjab. क्लियर? आओ संसद को जाने। कौन सी संसद? जिसका उद्घाटन हुआ है अभी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली का जो सेंट्रल विस्टा वाला क्षेत्र है वहां पर आपको नई संसद देखने को मिल जाएगी। आप आकार में देखोगे तो त्रिकोणीय है,
यानी तिकोने जैसा है, त्रिभुज के आकार जैसा दिखता है। पुरानी वाली संसद और नई वाली संसद से तुलना करें तो देखते हैं कि यहाँ पर अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं आपको मिल जाएंगी, कमरों की संख्या आपको मिल जाएगी, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। और अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 65,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 4 मंजिले इमारतें हैं जो अंडरग्राउंड भी हैं। क्लियर हो गया इतनी सी बात। अब देखो मेन जो फोकस है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखो पहली वाली संसद से तुलना करें तो यहाँ पर जो सदस्यों के बैठने की संख्या है वो ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा है, यानी जो हमारा संसद का निचला सदन है लोकसभा, वहां पर संसद सदस्यों के बैठने की संख्या 888 करी गई है और राज्यसभा में 384 सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था करी गई है, कैपेसिटी है इसकी। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी अलग से व्यवस्था करी गई है बैठने के लिए। इसके अलावा अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो अहमदाबाद का जो HCP डिज़ाइन के द्वारा इसको डिज़ाइन करा गया है अहमदाबाद के, और साथ ही जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है उसने इसको बनाकर तैयार किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और नई बात जो है वो देख लेते हैं क्या है। तो वो ये है कि जो लोकसभा में अध्यक्ष जी बैठते हैं, अध्यक्ष जी के बगल में ही एक सेंगोल के लिए एक जगह बनाई गई है, यानी यहाँ वहां पर सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल क्या है वो समझ लेते हैं। देखो जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक सेंगोल दिया था, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 फीट की है। और आप देखेंगे तो ये चांदी और सोने से बना हुआ था, जो भारत की आजादी का प्रतीक था। तो उस सेंगोल को अध्यक्ष जी के जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके साइड में स्थापित किया गया है। क्लियर। और पहले ये सेंगोल कहाँ था, तो पहले ये इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ था, जिसको लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि कल की न्यूज में भी काफी चर्चे में था, जिसको आपने शायद देखा हो टीवी न्यूज में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी न्यूज़ है हमारे पास जो हमारे जो नई संसद है उसके बारे में बताती है। देखो कोई भी काम जब नया होता है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एज अ हम एक नागरिक हैं, सिटीजन है अपने देश के, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और क्या जो नई संसद बनना आसान बात नहीं है, तो इसका फीचर हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसकी अगर लागत के बारे में बात करें तो इसमें 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है। अब नए संसद की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो तो सबसे पहले तो जो बैठने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, तो इसको हम रहने देते हैं। साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 1272 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ पर कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से संयुक्त, अगर जब भी संयुक्त सत्र होगा तो यहाँ पर अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, पहले मैं बता रही हूँ। जब भी संयुक्त सभा होगी, संयुक्त सत्र का बैठक होगी, संयुक्त सत्र का बैठक का मतलब क्या होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ मिलकर बैठती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, नई कुर्सियां लगाई जा सकती हैं, बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और लगभग 1272 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा भूकंप रोधी निर्माण किया गया है, यानी भूकंप जोन 5 के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से ये लैस है। ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा है उसकी जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह है, और जो राज्यसभा है उसकी जो थीम है वो किस तरीके से बनाई गई है, तो वो जो हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है कमल लोटस उसकी तरह बनाई गई है। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। इसके अलावा आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं, यानी कि जब भारत की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि संसद भवन में प्रत्येक सांसद के सामने जो सांसद की जो सीट होती है ना, तो उसके सामने आप देखेंगे तो मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। क्या होगा, मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। इसके अलावा पर्यावरण हितैषी पहलें भी करी गई हैं इसमें, यानी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, सोलर पैनल बनाया गया है। और अगर हम पुरानी और नई संसद की तुलना करें तो नई संसद में हम देखेंगे पुरानी वाली संसद से 30% जो बिजली की खपत है वो कम देखने को मिलेगी। और जो 30% की बिजली है वो जल के वजह से, यानी जो वर्षा का जल होता है उसके संचयन से, और साथ में ही जो सोलर पैनल है उसके माध्यम से बनाया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मीडिया के बैठने के लिए भी जगह है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और कितनी सीटों की व्यवस्था करी गई है, तो 530 सीटों की जो कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर।
देखो, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो जो अग्नि सुरक्षा सुविधाएं हैं उसमें भी सुधार किया गया है, पुरानी संसद और नई संसद की अगर हम तुलना करें तो। और इसके अलावा जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है इसका पूरा क्षेत्रफल है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो टाटा के जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसको बनाकर तैयार किया गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें नई संसद के बारे में होनी चाहिए, अपनी पार्लियामेंट के बारे में होनी चाहिए। क्लियर? देखो, अब हम बात कर रहे हैं मलेशिया के कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर क्या है? मलेशिया की राजधानी है। तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मलेशिया मास्टर्स हुआ है, जिसमें भारत के स्टार शटलर हैं जिनका नाम है HS प्रणय। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और भारत चौथी बार मलेशिया मास्टर्स में चैंपियनशिप हो गया है। अच्छा, इसके पहले अगर दो बार के बारे में बात करें तो एक बार साइना नेहवाल और दो बार PV सिंधु के नाम ये जो चैंपियनशिप है ये जीतने का रिकॉर्ड है, जो भारत से ही बिलोंग करती है। जो HS प्रणय है उन्होंने किसे हराया, तो उन्होंने चीन के वेंग होंगयांग को हराया है और उसके बाद से उन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मेंस सिंगल्स के फील्ड में उन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए मलेशिया मास्टर्स के विषय में। क्लियर? ठीक है। इंडियाज स्टार शटलर HS प्रणय हैज वॉन द गोल्ड मेडल। क्लियर? देखिए, हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में, जो 2022 के लिए दिया जा रहा है। कब दिया जाएगा? 17 जून को दिया जाएगा। और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय है। और डिपार्टमेंट कौन सा है जो ये अवार्ड देगा? तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये 4th टाइम है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। और इस बार जो प्रदान किया जाएगा वो सन 2022 के लिए, यानी 2022 के लिए प्रदान किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि टोटल इसमें जो 41 विजेता है उनको पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सहित 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। ये जो अवार्ड है वो दिए जाएंगे। स्पेशली जो मोटिव है जल संसाधन से रिलेटेड, इन्होंने कुछ इनोवेटिव काम किया है, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उनको जनता तक पहुंचाया है, इसके लिए ही इनको सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, आप देखेंगे तो इसमें एक ट्रॉफी दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, सेकंड प्राइज वाले को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिसको थर्ड प्राइज मिलेगा उसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाएगी। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर? ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनकर हैज बीन रिक्वेस्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट द फंक्शन। ठीक है, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनकर, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसका महत्व क्या है? तो महत्व के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं जो जनता तक पहुंचाना होता है। जल संसाधन से रिलेटेड, जल का इस्तेमाल करना, किस तरीके से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्षा के पानी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको अवार्ड दिया जाता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय है, जो इस ये जो अवार्ड दिया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार 2018 में दिया गया था, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा। और 2018 से ही हर साल इसको दिया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड एक न्यूज है हमारे पास, देखते हैं क्या है वो। तो देखो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई का नाम। इन्होंने क्या कारनामा करा है? इन्होंने श्री रामचरित मानस को गाया है। कितने घंटे गाया है? तो 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड, जिसकी वजह से इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना है और सबसे लंबा गीत गाने का रिकॉर्ड है ये। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से रिलेट करते हैं, तो ये जो बनारस है वहां से रिलेट करते हैं। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था, जो सबसे लंबा जो गायन का रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? तो 1 दिसंबर 2021 को 115 घंटे और 45 मिनट की अवधि तक गाया गया था। किसके द्वारा? तो यूके के मार्क क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गाइड्स के द्वारा, इन दोनों के द्वारा गाया गया था। तो जो ये रिकॉर्ड था, और इस रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने। इन्होंने रामचरितमानस को गाया है 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड। तो ये जानकारी हमें होना चाहिए। अगर इसकी मिक्सिंग की और एडिटिंग के बारे में बात करें तो इसको पूरा होने में 63 दिन और
295 घंटे लग गए हैं। 4 साल 63 दिन और 295 घंटे लगे हैं इसकी रिकॉर्डिंग करने, एडिटिंग करने और मिक्सिंग करने में, यानी पूरी जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करने में। क्लियर? ठीक है। तो डॉक्टर जगदीश पिल्लई ऑफ बनारसी क्रिएटेड टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग श्री रामचरितमानस फॉर 138 आवर्स 41 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स। ओके, देखो जो रामचरितमानस है ये हिंदू धर्म से रिलेटेड महाकाव्य है जिसकी रचना करी गई थी 16वीं शताब्दी में कवि तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में करी गई थी। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामायण लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और रामायण के ही बेस पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। ये एक महाकाव्य है, यानी भगवान राम से रिलेटेड जो भी उनका जीवन था, जो भी घटनाएं थी, उसको काव्य के रूप में वर्णित किया गया है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो हिंदू साहित्य है और एक बहुत ही पवित्र साहित्य के रूप में इसकी मान्यता है हिंदू धर्म में। क्लियर हो गया? देखिए, अब हम बात करें डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत के 2 हेड कांस्टेबल जिनके नाम है जो भारतीय हेड कांस्टेबल हैं जिनके नाम है शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई, इन दोनों को मरणोपरांत ये मेडल प्रदान किया गया है। और ये भारत की तरफ से किसने लिया है? तो हम सबको अच्छे से पता है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य हैं रुचिरा कंबोज, उनको ये मेडल प्रदान किया गया है। कहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां पर। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे महासचिव थे जिनका नाम था डिग हैमर स्कॉल्ड, उनके नाम पर ही इस मेडल को रखा गया है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को प्रदान किया जाता है उनके साहसिक कामों की वजह से। ठीक है, ओके, जैसा कि हमने समझ लिया, द मेडल इज नेम्ड आफ्टर डैग हैमर स्कॉल्ड द सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। क्लियर? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था मोनिस्को मिशन। क्या नाम था? मोनिस्को मिशन। इस मिशन के तहत ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये जो दोनों हेड कांस्टेबल थे ये तैनात थे, भारत की तरफ से थे, जिनका नाम है शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई। और यहीं पर ये काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सैनिक हैं उसके दल के रूप में काम करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिसकी वजह से ही इनको ये मेडल प्रदान किया गया है मरणोपरांत। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2027 में जब लाइबेरिया को ज़रूरत थी संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं की, शांति सैनिकों की ज़रूरत थी, तो उस समय भारत ने महिला दल भेजा था। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के नाम कि महिला दल को भेजने वाला भारत पहला एक देश बन गया था। क्लियर? अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? कि जो शांति के लिए सैनिक काम कर रहे हैं उनके उनके लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्लियर हो गया? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और ग्राम पंचायतों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं समर्थ अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। समर्थ अभियान को डिजिटली लेन देन के लिए लाया गया है ग्राम पंचायत स्तर पर। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो एम ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए और ग्रामीण स्तर पर भी डिजिटली लेन देन को बढ़ावा मिले। और इसके लिए साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो एम है वो ये है कि 50,000 जो ग्राम पंचायत हैं वहां पर डिजिटली लेन देन को बढ़ावा मिल सके पूरे भारत में। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1 फरवरी 2023 को और 15 अगस्त 2023 तक ये अभियान चलेगा पूरे भारत में। क्लियर हो गया? ठीक है, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह लॉन्च समर्थ अभियान टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एट ग्राम पंचायत लेवल। ओके,
देखिए, हम केंद्रीय रक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा के लिए कहाँ गए हैं? तो नाइजीरिया गए हैं। 28 मई को ये वहां पहुंच गए हैं और 28 से लेकर 30 मई तक ये नाइजीरिया में रहेंगे। जब आप अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया को देखोगे तो पश्चिमी हिस्से में नाइजीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर ये राष्ट्रपति जिनका नाम है मुहम्मदु बुहारी, उनसे मिलेंगे और साथ में ही वहां पर जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा ईगल स्क्वायर में, उसमें भी ये भाग लेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में भारतीय मूल के 50,000 जो नागरिक है वो रहते हैं, तो उन प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे, उन प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा उद्योग के ऊपर बात होगी, दोनों देशों के व्यापार के ऊपर बात होगी। नाइजीरिया के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट में इसके राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी है, लेकिन अभी कौन बन जाएंगे 29 मई जैसा कि आज है, तो यहाँ पर अब नए राष्ट्रपति हो जाएंगे बोला अहमद टिनुबू। राजधानी अबुजा है, मुद्रा नाइजीरियाई नायरा है। क्लियर? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेफ्ट फॉर द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री of Nigeria on the 3 days officially visit for May 28 to 30, 2023. क्लियर? देखिए, जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, उसके द्वारा ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग किया गया है। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया है ई रुपया नामक जो डिजिटल मुद्रा है उसको बनाया गया है। तो इस मुद्रा का उपयोग करने वाला पूरे भारत का पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि 23 मई को 2023 में 23 मई को ही पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की भागीदारी में एक लॉन्च इवेंट हुआ, जिसके तहत कहाँ पर हुआ तो वहां पर एक मौर्य लोक परिसर है नगर पालिका में, पटना नगर पालिका में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। यानी अब पटना नगर निगम के द्वारा ई रुपया का इस्तेमाल किया जाएगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि जो पहली बार होता है वो एग्जाम का क्वेश्चन होता है, इतना जान लो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत के किस नगर निगम के द्वारा अपनाया गया है, भारत का कौन सा ऐसा पहला नगर निगम है जिसने अपनाया है? तो आपका आंसर क्या होगा? पटना नगर निगम के द्वारा अपनाया गया है। क्लियर हो गया? और इसको जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी तरह मत समझना, इससे अलग है, क्योंकि ये भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पटना नगर निगम है वहाँ के नागरिकों को डिजिटली थोड़ा इम्पावर किया जाए, डिजिटली थोड़ा उनको सशक्त किया जाए, वो थोड़ा डिजिटली ई रुपये का इस्तेमाल करके जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो कर पाए और अपनी सोच को आगे बढ़ा पाए, अपने ग्रोथ में काम कर पाए। इससे क्या होगा? इससे रोजगार सृजन भी होगा और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ आएगी। क्लियर हो गया? Patna Municipal Corporation in India has become the first municipal corporation in the country to adopt central bank digital currency यानी CBDC। ओके, यानी CBDC को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्लियर? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। 1937 को मुंबई कर दिया गया था। और जब 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का मालिक कौन हो गया? तो भारत सरकार हो गई। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि 1942 तक म्यांमार के लिए भी आरबीआई काम करती थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो म्यांमार के लिए काम करना बंद कर दिया। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ये थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्लियर? देखिए, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अलग अलग कार्य समूहों की बैठक भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर हो रही है। तो इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह,
और ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो 2 दिन तक चली है, 25 से 27 के बीच में चली है, 3 दिन तक चली है। कहाँ पर हुई है? तो ये ऋषिकेश में करी गई है और ये भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक है, जिसमें आप देखेंगे तो इस बैठक में लगभग 20 सदस्य देशों ने भाग लिया था और 90 प्रतिनिधियों की इसमें सहभागिता थी। कुछ विषय थे जिस पर चर्चा किया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो विषय क्या थे। तो भ्रष्टाचार के ऊपर है, तो निश्चित सी बात है कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी विषय थे उसके ऊपर चर्चा करी गई है। क्लियर? देखिए, जो एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसकी जो थर्ड मीटिंग है वो कहाँ कराई जाएगी? तो कोलकाता में कराई जाएगी 9 से 11 अगस्त के बीच में 2023 में। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मुलाकात होगी नए करंट अफेयर के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट और मटेरियल है वहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।